ईटेन आईएएस में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए भारत का संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक को कंसीडर करने जा रहे हैं। तो भारत का संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे हम लोग बड़े ही प्रचलित नाम इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं, तो इंडियन पॉलिटी में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, किस रूप में अध्ययन करना है, इन सारी मूलभूत बातों पर चर्चा के बाद तब हम लोग इंडियन पॉलिटी पर चर्चा शुरू करेंगे। चूंकि हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अध्ययन करने का हमारा दृष्टिकोण मूलतः संकल्पनात्मक होगा और संकल्पनात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां अध्ययन करने का उद्देश्य हमारा अधिक से अधिक तथ्यों का संग्रह या अर्जन करना नहीं होता, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी विश्लेषण क्षमता में सुधार लाना होता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह हमारी विश्लेषणात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए पूछे जाएंगे। इसलिए हमें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से ही इस टॉपिक का अध्ययन करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या है, हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। यहां पर हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था नहीं है। इंडियन पॉलिटी है। पुस्तकों में मैंने ये देखा है कि बड़ी असावधानी पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि हम सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, सिविल सेवा के अभ्यर्थी होने के नाते हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम शब्दों का जागरूक उपयोग करेंगे, सतर्क उपयोग करेंगे, सटीक उपयोग करेंगे, शुद्ध उपयोग करेंगे। इसलिए यहां पर हम राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या अंतर है राज्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था में, ये चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर अभी प्रथम दृष्टया यही समझें कि हमें भारत का संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है। राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अब भारत का संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें किन किन बातों का अध्ययन करना है, हम इस बात को अब फोकस करेंगे। बहुत विस्तार से चर्चा करने के बजाय अगर हम इस पूरे टॉपिक का सार संक्षेपण करें तो इसका आशय यह है कि हमारा शासन कैसे चलाया जाता है, हमें इस बारे में जानकारी अर्जित करनी है, या हमारा शासन कैसे चलाया जाता है, हमें इसकी मूलभूत समझ विकसित करनी है और इस समझ को हमें बोधगम्य बनाना है। तो हमारा शासन कैसे चलाया जाता है, केवल इस की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारे शासन के संचालन में भारतीय संविधान प्राथमिक कानून के रूप में, प्राथमिक विधि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हमारे देश की शासन व्यवस्था हमारे देश के संविधान के आधार पर ही निर्मित की गई है और इसी आधार पर ही चलाई जाती है। भविष्य में कितनी भी संस्थाओं की स्थापना क्यों न कर ली जाए, कितने भी कानून, कितनी भी विधियां क्यों न निर्मित कर लिए जाएं, किंतु वे भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें भारतीय संविधान के प्रावधानों का ही अध्ययन करना होता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक के अंतर्गत मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग कितने टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उन सारे टॉपिक के बारे में डिटेल यहां पर किया गया है। सबसे पहले हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करने का आशय यह है कि हम भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करेंगे। जब भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम संविधान का परिचय प्राप्त करते हैं, संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं और संविधान के विभिन्न भागों में जो प्रावधान वर्णित किए गए हैं उन प्रावधानों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का परिचय प्राप्त करने में हम यह जानकारी अर्जित करते हैं कि हमारे संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। संविधान को भाग में वर्गीकृत किया गया है, भागों को विभिन्न अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, उन अध्यायों में विभिन्न अनुच्छेदों में प्रावधान वर्णित किए गए हैं और अनुसूचियां निर्मित की गई हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां वर्णित की गई थी, किंतु अब यह संख्या परिवर्तित हो चुकी है। परिवर्तनोपरांत वर्तमान स्थिति क्या है,
अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, किन किन प्रावधानों में कहां कैसे कितने संशोधन हुए हैं, उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न संशोधनों के विषय में क्या निर्णय दिए हैं या विभिन्न प्रावधानों के बारे में क्या निर्णय दिए हैं, इन सारी बातों की हम लोग विस्तार से चर्चा क्लास के दौरान करेंगे। तो फिलहाल वर्तमान समय में अभी तक 97 यानी 97th अमेंडमेंट हो चुके हैं। 97th अमेंडमेंट सहकारी समितियों से संबंधित है और यह 2012 में अभी हाल में ही किया गया है और यह संविधान में किया गया सबसे लेटेस्ट, सबसे ताज़ा संशोधन है। तो शेष संविधान की जानकारी हम लोग क्लास के दौरान करेंगे। अभी हम केवल इस टॉपिक के परिचय को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो संवैधानिक मुद्दे का है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों से उठने वाले जो विवाद हैं, उन विवादों को हम लोग संवैधानिक मुद्दों का नाम देते हैं। मूलाधिकारों के निर्वचन से यदाकदा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। नीति निदेशक तत्वों और मूलाधिकारों के मध्य संबंधों को लेकर विगत वर्षों में विवाद उत्पन्न हुए हैं। हमारे देश में यद्यपि संसदीय शासन व्यवस्था अब संविधान का आधारभूत ढांचा न्यायालय के द्वारा घोषित किया जा चुका है, किंतु 1970 के दशक में संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक सरकार का विवाद उत्पन्न होता रहा है। देश की संघीय ढांचे पर भी विवाद उत्पन्न होता रहा है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भारतीय संविधान संघीय है, किंतु फिर भी केसी व्हीयर के मत या अन्य विधि शास्त्रियों के मतों के आधार पर हमारी संघीय व्यवस्था पर समय समय पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी विवाद हैं वे सभी संवैधानिक मुद्दे के अंतर्गत अध्ययन किए जाएंगे। वर्तमान समय में अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद, राज्यपाल के द्वारा स्वयं की विवेकी शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले विवाद, राज्यों में यदि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हुई है तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्यमंत्रियों के चयन पर उत्पन्न होने वाला विवाद इत्यादि, ये नाना प्रकार के विवाद ये संवैधानिक मुद्दों के अंतर्गत आएंगे। तो संवैधानिक मुद्दों में हम लोग इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। संवैधानिक मुद्दों के साथ साथ जो हमारा अगला टॉपिक होगा मुख्य परीक्षा के लिए, वह विधिक मुद्दों को कवर करना होगा। विधिक मुद्दों का आशय, लीगल इश्यूज का आशय ऐसे मुद्दों से है जो हमारे देश में बनाए गए कानूनों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सूचना का अधिकार कानून, जैसे घरेलू महिला के हिंसा के लिए, घरेलू महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध दिए गए संरक्षण के संदर्भ में कानून, जैसे लोक अदालतों के संदर्भ में बनाया गया कानून, परिवार अदालतों के लिए बनाया गया कानून, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया कानून इत्यादि। तो देश में संसद के द्वारा निर्मित किए गए ऐसे कानून, जिन कानूनों से समय समय पर, जिन कानूनी प्रावधानों से समय समय पर विवादों की उत्पत्ति होती रही है, ऐसे मुद्दों को हम लोग विधिक मुद्दों के अंतर्गत कवर करेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक मुद्दे, प्रशासनिक, क्योंकि प्रशासन हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, प्रशासन के बिना हम बेहतर शासन की कल्पना कर ही नहीं सकते। इसलिए प्रशासन में समय समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों की यहां पर चर्चा की जाएगी। जैसे भ्रष्टाचार प्रशासन का वर्तमान समय में सबसे प्रभावी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार है। प्रशासन की पारदर्शिता बनाम गोपनीयता है। प्रशासन की जन उत्तरदायित्व या लोक कल्याण की भावना है। सिटीजन चार्टर की संकल्पना है जो प्रशासन को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए आबद्ध करती है, बाध्य करती है इत्यादि। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन समस्त मुद्दों को हम लोग प्रशासनिक मुद्दों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उभरते हुए मुद्दों का आशय यह है कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वे समस्त मुद्दे जो वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं, वे समस्त मुद्दे जो वर्तमान समय में चर्चा में हैं, उन सारे मुद्दों को यहां पर अध्ययन किया जाएगा। जैसे लोकपाल विधेयक अभी भी पारित नहीं हो सका है और लोकपाल को लेकर के चर्चा की जा रही है, लोकपाल को लेकर के विवाद बना हुआ है, तो लोकपाल के विषय में अध्ययन, राज्यों में लोकायुक्त के विषय में होने वाला अध्ययन, सिटीजन चार्टर को कानूनी दर्जा दिया जाए या उसे एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में लागू किया जाए। कानूनी दर्जा देने और प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में लागू करने पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, इन सारी बातों की चर्चा करना। हमारे देश में जो अन्य विधेयक या अन्य कानून
बनाए जा रहे हैं, अन्य विधेयक पारित करने के लिए संसद में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा बिल है, इस विधेयक का, इस बिल का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, इसके जो सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं उसके मार्ग में क्या चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं, क्या यह जिन सद इच्छा, सद उद्देश्यों के कारण पारित किया जा रहा है वह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकेगा, इत्यादि इन सारी बातों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना यह राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उभरते हुए मुद्दों के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार जो हमारा एक टॉपिक इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी का है, भारत का संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था है, उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इतने सब टॉपिक्स को कंसीडर करेंगे और इन सब टॉपिक्स के बारे में ही विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। इन सब टॉपिक्स को भी हम लोग और छोटे छोटे सेट्स में बांट सकते हैं। उन छोटे छोटे सेट्स में बांटने के लिए हम लोग क्लास में जब रेगुलर चर्चा करेंगे तो रेगुलर चर्चा के दौरान हम लोग अलग अलग टॉपिक को अलग अलग हिस्सों में बांट करके अध्ययन करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो संविधान के इतने वृहत और व्यापक प्रावधानों को हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से तर्कसंगत तरीके से वर्गीकृत कर लेते हैं और उस वर्गीकरण के उपरांत हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। जब हम यह तर्कसंगत वर्गीकरण करेंगे, यह तर्कसंगत वर्गीकरण हमें भारतीय संविधान की समझ विकसित करने में, भारतीय संविधान की गहन समझ विकसित करने में, भारतीय संविधान की व्याख्या और विश्लेषण करने में हमें अधिक से अधिक सक्षम बना सकेगा। इसी दृष्टिकोण से हम इन सारे टॉपिक्स का, सब टॉपिक्स का तार्किक और अधिक तार्किक वर्गीकरण करते हुए क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए यह इतनी ही चर्चा है, शेष चर्चा हम लोग आगे जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।